A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। आज यानी 13th of March 2024 के करंट अफेयर हमको डिस्कस करने हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि साख कैलेंडर या इंडियन नेशनल कैलेंडर के हिसाब से आज क्या तिथि है। फागुन महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष यानी चांद इंक्रीजिंग फेस में होगा, हर दिन आपको चांद थोड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा और आज चतुर्थी है। चलिए कल यानी 12th of March को जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे उसके एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था, उसका आंसर आज हमको डिस्कस करना है। तो आपसे मैंने क्या पूछा था, विच डैम इज टू बी रिकग्नाइज्ड एज द हाईएस्ट डैम स्ट्रक्चर इन इंडिया। टू बी रिकग्नाइज्ड है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा डैम या बांध है जो कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट डैम बनने जा रहा है। अभी तो फाउंडेशन स्टोन ही रखा गया, नींव का पत्थर रखा गया, धीरे धीरे अब उस पर काम चलेगा, काफी सारे साल लगेंगे, पर वो हाईएस्ट डैम स्ट्रक्चर इन इंडिया बनेगा। क्या आंसर होगा, दिबांग मल्टीपर्पज डैम। कहाँ, अरुणाचल के अंदर। ठीक है, तो पीएम मोदी जी ने दौरा किया था अरुणाचल का, तो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। साथ ही साथ सेला टनल को इनॉग्रेट किया गया, जो कि 13,000 फीट ऊंचाई पे बनने वाला वर्ल्ड का सबसे लंबा बाय लेन टनल है। गॉट इट, रोड टनल। फिर सेशन के दौरान काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे, उनका आंसर भी डिस्कस करते हैं। हमने कल देखा था कि रमदान महीने की फास्टिंग कल इंडिया के अंदर शुरू हो गई, तो वो 9th मंथ होता है रमदान इस्लामिक कैलेंडर का। आपसे मैंने कहा था पहला महीना इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा है, मुहर्रम है। और ये सब पूछे जाने के रीजन यही है बिकॉज एग्जाम के अंदर इस तरह के जो इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं वो हिंदू कैलेंडर से रिलेटेड हो या किसी और रिलीजन के कैलेंडर से इंपॉर्टेंट हो, पूछ लिए जाते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कल ऑस्कर्स या अकेडमी अवार्ड्स की। तब मैंने आपसे पूछा था व्हाट वाज आई मेड फॉर। ये जो सॉन्ग है बार्बी मूवी का जिसे ऑस्कर मिला है, कौन सी सिंगर ने गाया। आंसर इज बिली एलिश। बिली एलिश ने गाया एंड शी बिकेम द यंगेस्ट ऑस्कर अवार्डी जिनको 2 बार ऑस्कर मिले हैं, यंगेस्ट पर्सन टू विन 2 ऑस्कर्स इस कैटेगरी के अंदर। देन हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर इंडिया में कौन सा है, यानी कि स्पोर्ट्स जगत में दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट अवार्ड कौन सा होता है। बिल्कुल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि सात्विक रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को मिला है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न लिखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। 2024 में इनको दिया गया। देन अभी एग्जिस्टिंग हाईएस्ट या टॉलेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है, टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर से है ये, और अभी एग्जिस्टिंग ये है और फ्यूचर के अंदर दिबांग का बनेगा। एंड देन राजेंद्र प्रसाद गोयल CMD बने हैं NHPC लिमिटेड के। NHPC लिमिटेड जिसके तहत ही ये जो दिबांग मल्टीपर्पज डैम हम देख रहे हैं ना, ये बनेगा। बस। और लास्ट, हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि एडविन ल्यूटिन्स ने कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इंडिया के अंदर बनाई है, तो राष्ट्रपति भवन या फिर हमारा जो पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो भी एडविन ल्यूटिन्स और एक और इनके साथ में आर्किटेक्ट थे, इन्होंने मिलकर के डिजाइन किया। दूसरे आर्किटेक्ट का नाम भी बता दीजिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो ये एक रैंडमली मैंने एक स्टूडेंट का आंसर पिक किया है, एनी गोस्वामी का। बहुत सारे बच्चों ने सारे आंसर्स का बहुत अच्छे से क्वेश्चन का सारे अच्छे से आंसर किया है। वेरी गुड, कूडोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। चलिए, तो ये तो अभी तक की कहानी हो जाती है खत्म। अब एक न्यूज़ जिसकी डिमांड आप बहुत कर रहे थे कि मैम अच्छे से समझा दीजिए, ऑल्दो ये न्यूज़ हमने पहले भी टेकअप की थी जब न्यूज़ में आ रहा था कि लोकसभा पोल से पहले CAA लागू कर दिया जाएगा। अब CAA लागू कर दिया गया है, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लागू किया गया है, क्या होता है सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता उनके लिए आज इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को नोटिफाई कर दिया गया है कि भाई ये लागू कर दिया गया है और लोकसभा पोल से जस्ट पहले किया गया है। तो अब देखते हैं ये है क्या। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कौन कौन नागरिक बन सकते हैं इस एक्ट के तहत डिसाइड होता है और उसको अमेंड कर दिया गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का ये जो था, इसको पार्लियामेंट के अंदर पास कब किया गया, December 11, 2019, और इसीलिए अमेंडमेंट एक्ट 2019 इसको कहा जाता है। और इसने कौन सी एक्ट के अंदर बदलाव या अमेंडमेंट लाया है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट था उसके अंदर बदलाव इस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया है। क्या बदलाव लाया गया है, बदलाव ये लाया गया है कि नॉर्मली 11 साल आपको इंडिया के अंदर रहना होता है और तब जाकर के आपको सिटीजनशिप यहाँ की मिलती है। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत कुछ कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स को जो कुछ कंट्रीज से भारत के अंदर आए हैं उनको फास्ट ट्रैक पे सिटीजनशिप दे दी जाएगी 11 की जगह 5 साल के अंदर, ठीक है, और मिनिमलिस्टिक डॉक्यूमेंट्स के साथ दे दी जाएगी। अब वो देखते हैं पूरा किस्सा क्या है। तो अब इस एक्ट के लिए जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है, जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं CAA के लिए, और बहुत जल्दी मोबाइल ऐप भी लाई जाएगी।
देखिए मुद्दा पूरा ये है कि फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देनी है, किनको देनी है? जो मुस्लिम प्रधान नेबर्स हैं हमारे, ऐसे कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया। सो 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जहां पे मेजॉरिटी मुस्लिम सिटीजन्स की है, वहां पे अगर नॉन मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वहां रिलीजियस रीजन से उस देश को छोड़ करके अगर हमारे देश के अंदर आए हैं, राइट, कौन कौन सी कम्युनिटीज की हम बात करें? नॉन मुस्लिम कौन सी कम्युनिटीज? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटी जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। अगर वो इन 3 देशों को छोड़ करके इंडिया में आए हैं, कब तक? 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले तक, 2014 से पहले तक, अगर ये 6 कम्युनिटीज इन 3 देशों से किसी भी रिलीजियस एट्रॉसिटी यानी इनके ऊपर कोई उत्पीड़न हुआ है या हो सकता था और इसलिए भारत में आए हैं, तो भारत ने डिसाइड किया कि बिल्कुल हम आपको अपना सिटीजन बनाएंगे और आपको 11 साल का पूरा टेन्योर पूरा करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के अंदर ये जो फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप है वो 5 इयर्स की एलिजिबिलिटी के साथ भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो मेन बात है, मेन बात बस इतनी सी है, राइट। और सिटीजनशिप 5 इयर्स में इन स्पाइट ऑफ 11 इयर्स जो कि नॉर्मली होता है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको सिटीजनशिप नहीं दिए जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इस CAA को विरोध झेलना पड़ा। ये कहा गया कि भाई आप डेमोक्रेटिक रवैया नहीं अपना रहे हैं, और जबकि सरकार का ये कहना था कि ये जो 3 देश की हम बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी मुस्लिम मेजॉरिटी वाले कंट्रीज हैं, तो मुस्लिम देशों में मुस्लिम्स के साथ ही अट्रॉसिटी हो ये जानना समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और इसीलिए हम नॉन मुस्लिम्स को ही ये फास्ट ट्रैक पे सिटीजनशिप दे रहे हैं। मुस्लिम जो आए हैं अगर, तो वो नॉर्मल प्रोसीजर के साथ 11 साल की ये जो पूरी टेन्योर है इसके साथ में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही मेन न्यूज़। अब जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया CAA को, तो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट बताई गई है कि भाई आपको कुछ दस्तावेज चाहिए, हालांकि बहुत मिनिमम हमने रखे पर फिर भी कुछ दस्तावेज चाहिए। अब देखिए 3 रिक्वायरमेंट हैं कि आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हो तो एक ऐसा दस्तावेज हमें दिखा दीजिए, डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जो ये प्रूव करता हो कि हाँ जी आप इन कंट्री में निवास किया करते थे, आप इनके सिटीजन थे। वो आउटडेटेड भी हो सकता है पर एक डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज तो ये मांगी गई कि आपकी नेशनैलिटी से रिलेटेड एनी डॉक्यूमेंट, पूरी लिस्ट दी गई है काफी सारे डॉक्यूमेंट की, उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। दूसरा, आपको इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ जाना चाहिए था, तभी आपको ये फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिलेगी। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिससे ये प्रूव हो जाता है कि आप इस दौरान आ चुके थे भारत के अंदर। ठीक है, सो एनी इंडियन अथॉरिटी से, वो एक्सपायर्ड डेट का होगा तो भी चलेगा। तीसरा, आप इन 6 कम्युनिटीज को बिलोंग करते हो या नहीं करते हो, इससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। और उसके लिए लोकली रेप्यूटेड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के अपने अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो वहां से आप एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ला दीजिए कि आप हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन समुदाय को बिलोंग करते हो। ये 3 डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से, तीनों जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप का, उन तीनों से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। फिर एक डिस्क्लेमर डॉक्यूमेंट आपको देना है कि भाई अगर आप CAA के तहत सिटीजनशिप ले रहे हो तो जिस भी कंट्री को आप बिलोंग करते थे, जहां से आप आए हो, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश, अब आप अपनी वहां की सिटीजनशिप रिनाउंस कर रहे हो, छोड़ रहे हो और फ्यूचर में वापस से क्लेम नहीं करोगे। ठीक है, सो डिक्लेयरिंग, ये डिक्लेरेशन चाहिए कि इररिवोकेबल रिनाउंस कर रहे हैं आप एग्जिस्टिंग सिटीजनशिप को अपने देश की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। एंड ऑफ कोर्स ये जो सिटीजनशिप मिल रही है इसके तहत के इंडिया में कहीं भी जाकर के ये लोग बस सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक रीजन्स हैं जिनको CAA से बाहर रखा गया है, एग्जेम्प्ट रखा गया है, और उसके अंदर आता है ऑटोनॉमस काउंसिल्स। 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बोलता है कि भाई कुछ एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत बसती है, वहाँ पे उनको अपने हिसाब से मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन करने का हमने राइट दे रखा है। हम उनको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, सरकार नहीं बताएगी आपको क्या करना है, आप आपस में डिसाइड कीजिए आपको अपना गवर्नेंस कैसा रखना है, आपको अपना कल्चर कैसा रखना है। तो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में जो भी ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाए गए हैं वहाँ पे CAA नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, वहां आकर के अगर कोई लोग रह रहे हैं तो उस एरिया के अंदर वो नहीं रह सकते, वहां से सिटीजनशिप आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि असम के कुछ एरियाज हैं, कार्बी आंगलोंग, दिला हसाओ हो गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल हो गया, देन गारो हिल्स है मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के ट्राइबल एरियाज हैं। मेजरली ये जो एग्जेम्पशन है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के काफ़ी सारे रीजन्स के अंदर है। उसके अलावा अगर इनर लाइन परमिट
रिक्वायर करने वाले एरियाज हैं, जहां पे जाने के लिए देश के नागरिकों को भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। खास तौर पे ये बॉर्डर एरियाज के होते हैं। देखो ये आपको जो थोड़ा ब्लू ग्रे कलर में दिख रहा है, ये इनर लाइन परमिट वाले एरियाज हैं, इन स्टेट्स के अंदर हैं वो। तो वहां पे भी जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन एरियाज को भी लॉ से एक्सक्लूड किया गया है। गॉट इट? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप सीएए का नहीं होगा। उसके अलावा जो भी आकर के इंडिया में बसे हैं और ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, सीएए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट? देन लाइक आई टोल्ड यू, सीएए के अगेंस्ट भाई प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतना विरोध हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने जान भी गंवा दी इस चक्कर में। तो क्यों? क्योंकि सबसे पहला रीज़न आता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट। भाई आप अगर सबको दे रहे हैं ये फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप, तो मुस्लिम्स को भी दे दीजिए। जबकि गवर्नमेंट का क्या कहना है, हम तो मुस्लिम बहुल्य देशों से माइनॉरिटीज़ जो आई हैं रिलीजन अट्रॉसिटीज़ के चलते, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी मुस्लिम कम्युनिटी में रह रहे थे, आपके ऊपर क्या अट्रॉसिटीज़ आई होंगी? तो ये एक आर्ग्यूमेंट सरकार का है। दूसरे कुछ ग्रुप हैं वो ये भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई सिर्फ ये मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम मेजॉरिटी वाले नेशन से आए हुए लोगों को ही आप क्यों दे रहे हो सिटीजनशिप? तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार से जो रेफ्यूजीज आ गए हैं उनको क्यों नहीं दे रहे? तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है, राइट? सो ये अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स हैं। बाकी क्या है सीएए और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सब हमने देख लिया। आई होप द केस वुड बी क्लियर टू यू नाउ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, डेली करंट अफेयर में जो हम पढ़ते हैं, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ आप कहाँ से फ्री में अवेल कर सकते हो? तो परचम का टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ले सकते हो। परचम ऐप का फ्री मटेरियल सेक्शन होता है, वहाँ से भी आप रोज़ ले सकते हो, अपडेट हो जाता है। लिंक आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो के टाइटल पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मोर पे क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है? वीकली और मंथली सीए मैगजीन अगर लेनी होती है तो आप फिर जाइए parchamclasses.in वेबसाइट पे। सारी इंडिविजुअल पीडीएफ्स यहाँ मिलती हैं एक्सेप्ट डेली सीए। गॉट इट? अगर आपको बार बार पीडीएफ लेकर के पढ़ने का हैबिट है, आप पीडीएफ से ही पढ़ते हो, तो बेटर है आप सीए सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाओ। डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल जो भी वीडियोस यूट्यूब पे आती हैं उनके सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाते हैं, या परचम ऐप से ले सकते हो। ठीक है? चलिए, और ज़्यादा जानकारी चाहिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर, ईमेल एड्रेस या परचम ऐप चैट में चैट कर लिया कीजिए, वहाँ आपको बहुत रेडिली सोल्यूशन मिल जाएंगे। अगली खबर, बड़ी खबर, हरियाणा में सरकार गिर गई जी, बिल्कुल। और जो कोलिजन चल रहा था बीजेपी और जेजेपी का, वो टूट चुका है और अब बीजेपी की तरफ से नए सीएम नियुक्त हो गए हैं। ओथ ले ली है हरियाणा के नए सीएम ने। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई किसको कितनी सीट मिलेंगी अपकमिंग इलेक्शन के लिए, उसको लेकर के कुछ विरोध हो गया और सरकार गिर गई। कोलिजन की गवर्नमेंट थी। तो स्टेट न्यूज़ कैटेगरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी के नायाब सिंह सैनी, कौन? नायाब, यानी कि नायाब जो बहुत इजीली नहीं मिलता है, बहुत प्रेशियस होता है ना। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम बन चुके हैं। खट्टर साहब काफ़ी टाइम के बाद अब चले गए। मनोहर लाल खट्टर जी अब सीएम नहीं है। कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी बने हैं। और ये बीजेपी के प्रेसिडेंट और ओबीसी लीडर भी हैं। अब देखो चुनाव के बाद में जो भी सिचुएशन बैठती है, फिलहाल तो यही सिनेरियो है। तो बीजेपी और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की कोलिजन सरकार थी, वो टूट गई है। और मेन डिफरेंस क्यों आया? सीट शेयरिंग जनरल इलेक्शन में कौन सी पार्टी को कितनी मिलेगी। अगर हम नायाब सैनी जी की बात करें तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी, डिड आई से यूनिवर्सिटी? सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी इंपॉर्टेंट रहती है। सो कुरुक्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखिएगा। ओथ कौन दिलवाता है सीएम को? गवर्नर दिलवाते हैं। बंडारू दत्तात्रेय जी ने ओथ दिलवाई है। किसको? नायाब सैनी जी को। गॉट इट? चलिए, सो अब क्योंकि हमने हरियाणा में इतने उथल पुथल की बात की है तो थोड़ा हरियाणा स्टेट के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल है चंडीगढ़। 1 नवंबर 1966 को स्टेटहुड का दर्जा मिला था। स्टेट एनिमल ब्लैक बक, ये ब्लैक बक। ओके, स्टेट बर्ड कौन सी है? पिक्चर में आपको दिख रही है, ब्लैक फ्रैंकलिन। पीपल और लोटस स्टेट ट्री और स्टेट फ्लावर कैटेगरी में आते हैं। चलिए, अब अगली खबर जो मैंने आपको कल कहा था, आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि लद्दाख में क्या चल रहा है, लद्दाख में क्या डिमांड्स के चलते और अनशन चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, व्हाट इज ऑल दिस गोइंग ऑन। तो स्टेट न्यूज़ में ही अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी की तरफ रुख करते हैं। लद्दाख डिमांड कर रहा है कि मुझे स्टेट हुड का दर्जा दे दीजिए और मुझे 6th
जो हमने देखा था ना 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर डाल दीजिए ताकि मैं खुद के डिसीजन खुद ले सकूं एज अ यूनियन टेरिटरी और एज अ स्टेट, राइट। तो मुझे स्टेट में डालिए सबसे पहले, ताकि मेरी भी जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स, इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, वो सब लिए जा सके। सिक्किम भी बहुत छोटा सा ही एरिया था पर उसको स्टेटहुड मिला, लद्दाख छोटा है तो क्या हुआ, हमें भी स्टेटहुड मिलना चाहिए, ये एक मुद्दा चल रहा है। तो लद्दाख डिमांड स्टेटहुड, और सरकार ने, बीजेपी सरकार ने ये प्रॉमिस भी किया था एज पर द पीपल ऑफ लद्दाख, जो वहाँ पे बॉडीज हैं जो इस प्रोटेस्ट में लगी हुई हैं, उनके हिसाब से कि बीजेपी गवर्नमेंट ने इनसे प्रॉमिस किया था कि हाँ जी आपको स्टेटहुड या फिर हम 6th शेड्यूल के अंदर आपको जगह देंगे, और वो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है, ठीक है। सो इसमें फिलहाल अभी प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, एजुकेटर हैं, इनोवेटर हैं, वो बैठे हुए हैं अभी हंगर स्ट्राइक पे। 21 डेज या आमरण अनशन जो भी होगा देखा जाएगा, पर अभी तो हंगर स्ट्राइक उनकी चल रही है, और यही स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को लेकर के ये स्ट्राइक है। अब क्यों डिमांड कर रहे हैं स्पेशल स्टेटस, ऐसा क्या है वहाँ पे जो प्रिजर्व करना है? तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो इकोलॉजी है, लद्दाख एक बहुत सेंसिटिव इको जोन है, ग्लेशियर्स भी हैं वहाँ पे, और अगर थोड़ा भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, थोड़ा भी पोल्यूशन इंपैक्ट होता है, थोड़ी भी माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज वहाँ कर ली जाती हैं, तो इतना इको सेंसिटिव जोन है कि वहाँ की इकोलॉजी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसी के चलते लद्दाख डिमांड कर रहा है कि हमें ऑटोनॉमस रूल दे दीजिए, या तो ताकि हम खुद डिसाइड कर सकें व्हाट वी वांट टू डू, राइट। यूनियन टेरिटरी के केस में क्या होता है, सेंटर डिसाइड करता है आपके यहाँ पे क्या होगा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें आउटसाइडर्स का गवर्नेंस नहीं चाहिए। सो लद्दाख यूनियन टेरिटरी ने डिमांड किया है स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर 6th शेड्यूल, ठीक है, ताकि हमारा जो फ्रेजाइल एनवायरन्स है यानी एनवायरनमेंट है और ग्लेशियर्स है उसको हम बचा करके रखने में सक्षम रह पाएं। टूरिज्म बहुत बढ़ रहा था, ग्लेशियर मेल्टिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रखी है, बहुत सेंसिटिव इकोलॉजी है उसको बचाना चाह रहे हैं, कल्चर बहुत यूनिक सा है उसको प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2 मेजर सोशो पॉलिटिकल बॉडीज हैं जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रही हैं। एक है एपेक्स बॉडी ले ABL, और दूसरी है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA। ये दोनों सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पूरे मुहिम को लीड कर रही हैं, और अभी सोनम वांगचुक जो हैं वो स्ट्राइक पे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। 6th शेड्यूल मैंने आपको बता दिया क्या करता है, आपको स्पेशल राइट्स दे देता है एडमिनिस्ट्रेशन के, आप ऑटोनॉमस यूनिट की तरह रह सकते हो, यानी आप स्वयं के डिसीजन, निर्णय अपने एरिया के लिए स्वयं ले सकते हैं, बाहर से आकर के कोई आपको गवर्न नहीं करेगा, नहीं बताएगा क्या करना चाहिए। सो इसमें आपको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल पावर्स काफी कुछ आपके पास आ जाती हैं। लद्दाख में ये जो डिमांड है ये कब से शुरू हुई, जब से एब्रोगेट हुआ आर्टिकल 370 और यूनियन टेरिटरी बना कश्मीर और लद्दाख। पहले कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, लद्दाख का रिप्रेजेंटेशन उसी में आ जाता था, लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बनाया गया है तब से सेंटर के अंडर में आ गया, और ये डिमांड जो है 2019 से ही स्टार्ट हो गई थी लद्दाख की। गॉट इट, क्लैरिटी मिल गई आपको? चलिए, सो प्राइमरी डिमांड्स को क्रक्स में देख लेते हैं। पहला, स्टेटहुड दीजिए। दूसरा, 6th शेड्यूल के अंदर हमें सेफगार्ड कीजिए ताकि हम ऑटोनॉमस डिसीजंस ले सकें। रिजर्वेशन दीजिए जॉब्स के अंदर, बिकॉज हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं होती हैं, तो हमें रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है। और सेपरेट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी होनी चाहिए, लेह के लिए अलग और कारगिल के लिए अलग, ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके, ठीक है। सो ये कुछ 4 डिमांड के साथ में पूरा मुहिम चल रहा है। गॉट इट? सो जम्मू एंड कश्मीर की कुछ स्टेट यूटी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जी, रिटायर्ड। देन स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड, शीनिशी। स्टेट बर्ड कौन सी है? ये ब्लैक नेक्ड क्रेन। IUCN कैटेगरी क्या है इसकी? इसकी भी IUCN कैटेगरी बता दो, इसकी भी IUCN कैटेगरी बता दो, ठीक है। एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या है? और स्टेट फ्लावर है हिमालयन ब्लू पॉपी। दोनों मुद्दे जो थे CAA से रिलेटेड और ये लद्दाख के प्रोटेस्ट से रिलेटेड क्लियर हो गए, बिकॉज ये अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड न्यूज थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर की तरफ। तो जम्मू एंड कश्मीर में पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु, कामधेनु यूजली गाय के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है ना, कामधेनु गाय है, बहुत सारे काम कर देती है क्योंकि हमारे। सो कामधेनु ऑपरेशन कौन से यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉन्च किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। क्या है ये ऑपरेशन? इट इज टू कॉम्बैट कैटल स्मगलिंग, जो मवेशियों की, गायों की स्मगलिंग वगैरह होती है ना, उसको रोकने के लिए, पता लगाने के लिए कौन से गिरोह हैं जो कैटल की स्मगलिंग करते हैं, उसके लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर के काठुआ, सांबा और जम्मू पुलिस रेंजेस के अंदर।
तो बस सीधा सीधा याद रखिएगा, बहुत बड़ी कोई खबर नहीं है कि आपको डिटेल पढ़नी है। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया बाय दी पुलिस। अगली खबर जो स्टेट से आ रही है उसके लिए अब हम मूव करेंगे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के अंदर जो कोस्टल रोड है मुंबई के अंदर, उसका फर्स्ट फेज इनॉग्रेट कर दिया गया है। व्हाट इज दिस न्यूज अबाउट, समझते हैं, क्योंकि बहुत समय से एनविजन ये प्रोजेक्ट था, अब मटेरियलाइज होता दिख रहा है। तो सदर्न फेज जो है धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड जिसको रीनेम करके पूरा नाम रख दिया गया, इसका एक फेज जो सदर्न फेज है उसको इनॉग्रेट कर दिया है सीएम एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं उन्होंने। करीब 9 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है, कॉरिडोर है, जो कि वर्ली मुंबई को मरीन ड्राइव से कनेक्ट करेगा। जहां फुल पीक टाइम में जब बहुत ट्रैफिक होता है 45 मिनट्स लगते थे इस डिस्टेंस को कवर करने के अंदर के लिए, अब उसको 10 मिनट के अंदर कवर किया जा सकेगा। ठीक है, सो इट ब्रिंग्स डाउन द डिस्टेंस टू बी कवर्ड बिटवीन मरीन ड्राइव एंड वर्ली टू लेस देन 10 मिनट्स। ओके, और अब ये हाई स्पीड कॉरिडोर है, राइट, हाई स्पीड कॉरिडोर साउथ बाउंड है। जो नॉर्थ बाउंड कॉरिडोर है वो भी एक्सपेक्टेड है मई के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है 2018 के अंदर इसको शुरू किया गया था। एनविजन तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 1960s या 70s से एनविजन है कि बनेगा, बनाना चाहिए, और करीब 14,000 करोड़ रुपीस की लागत से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कभी पूछा जाता है कि मुंबई कोस्टल रोड जो है वो अभी फिलहाल जो उसका फर्स्ट फेज है किसको कनेक्ट कर रहा है, वर्ली टू मरीन ड्राइव को कनेक्ट कर रहा है, और जो सेकंड फेज होगा वो कनेक्ट करेगा, कनेक्टिंग ब्रिज बनाएगा बिटवीन कोस्टल रोड एंड बांद्रा वर्ली सी लिंक तक ये सेकंड फेज जाने वाला है। चलिए अगली खबर के लिए चलते हैं गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम जो है वहां से न्यूज आ रही है कि कोचरब और साबरमती आश्रम मास्टर प्लान को लोकार्पण किया गया, शिलान्यास किया गया। यानी जो कोचरब आश्रम रीडेवलपमेंट हुआ है उसको तो इनॉग्रेट किया गया है, और साबरमती आश्रम का मास्टर प्लान जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, यानी उसके तहत अब काम किए जाएंगे। और ये सब पीएम मोदी जी ने अपने दौरे के दौरान किया। सो पीएम जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया कोचरब आश्रम, कहाँ, साबरमती, गुजरात में। देखिए साबरमती आश्रम बहुत पॉपुलर है, सब जानते हैं कि गांधी जी का था साबरमती आश्रम, वहाँ वो रहते थे और वहाँ से उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक फ्रीडम मूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन सबसे पहले गांधी जी जहाँ रहे थे वो साबरमती में कोचरब आश्रम था, बाद में साबरमती आश्रम में वो शिफ्ट हुए थे। वो बहुत बड़ा प्रेमाइस है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर अलग अलग आश्रम बने हुए थे। तो कोचरब आश्रम जो है उसको रीडेवलप करके और लॉन्च कर दिया गया है। ये फर्स्ट आश्रम था जो कि इस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने जब वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से 1915 में, राइट। और फिर यहाँ रहने के बाद ही वो साबरमती शिफ्ट हुए थे। सो कोचरब आश्रम जो सबसे पहला आश्रम उन्होंने बनाया था उसको रीडेवलप करके इनॉग्रेट किया है। देन बापूजी का जो साबरमती आश्रम है वो ओरिजिनली करीब 120 एकड़ में फैला हुआ था, पर समय के साथ साथ धीरे धीरे श्रिंक होता होता वो 5 एकड़ प्रेमिस के अंदर सिमट के रह गया है। तो ये एक नया मास्टर प्लान फॉर गांधी आश्रम मेमोरियल लॉन्च किया गया है, इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। करीब 1200 करोड़ का ये पूरा मास्टर प्लान है, जिसके तहत इस 5 एकड़ में सिमटे हुए साबरमती आश्रम को वापस रीडेवलप करके करीब 55 एकड़ तक एक्सपैंड किया जाएगा। बहुत सारे इसमें जो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, और फिर इसको जनता के लिए ओपन किया जाएगा ताकि वो आकर के देख सकें किस तरह से यहाँ सारी चीज़ें होती थी, कैसे धागा बनाया जाता था, कैसे क्या चरखा चलाया जाता था, और भी जो चीज़ें हैं। सो इसको सेंसिटाइजेशन के लिए नॉलेज सेंटर के तौर पे धीरे धीरे फिर डेवलप किया जाएगा। न्यूज़ समझ में आ गई। तो कोचरब आश्रम को रीडेवलप करके लॉन्च किया गया है, और साबरमती आश्रम को पूरा वापस से डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान ऑफ गांधी आश्रम मेमोरियल लॉन्च किया गया है 1200 करोड़ की लागत से। कौन है गुजरात के गवर्नर? आचार्य देवव्रत। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल जी। अगली खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में अमित भाई शाह इन्होंने लॉन्च किया है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है दिल्ली ग्रामोदय अभियान। दिल्ली ग्रामोदय, ग्राम उदय, ग्राम यानी विलेजेस, उदय यानी उनको ऊपर उठाना, यानी उनके अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क करना। सो अगर पूछा जाए दिल्ली ग्रामोदय अभियान 2024 किसने लॉन्च किया, तो अमित शाह जी ने लॉन्च किया। बस एक मोटी बात आपको ये याद रखनी है, उन्होंने पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शंस भी लॉन्च किए काफ़ी सारे विलेजेस में दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स थे।
सब कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। और ग्रामोदय के तहत जो भी इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई, वाटर मैनेजमेंट, ये सारा गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जाता है। तो बस किसने लॉन्च किया, एक ये पॉइंट आपको ध्यान इस न्यूज़ से रखना है। फिर हम आते हैं तमिलनाडु में पहली बार रोबोट एलिफेंट टेम्पल के अंदर इंस्टॉल किया गया है। केरला ऑलरेडी फर्स्ट स्टेट है इन इंडिया टू हैव रोबोटिक एलिफेंट। साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे मंदिरों में हाथी को रखने की परंपरा है और गणेश जी का रूप माना जाता है, लेकिन इस चक्कर में जो एलिफेंट होता है उसकी जो लाइफ है, उसका जो रख रखाव है वो बहुत ट्रबलसम हो जाता है। उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए रोबोटिक एलिफेंट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे पहली बार पहला रोबोट एलिफेंट किसी मंदिर में लगाया गया, तो वो केरला हो जाएगा। जो न्यूज़ है वो तमिलनाडु से है कि तमिलनाडु में भी अब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। पहला रोबोटिक टेम्पल एलिफेंट कौन से मंदिर को मिला है, और वो मिला है शिवन टेम्पल, देवरशोला, गुडलूर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, इससे पहले केरला के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे ये एलिफेंट्स दिए जा चुके हैं, रोबोटिक एलिफेंट्स। ये एनजीओज के तहत लगाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़े उससे पहले, आप में से काफ़ी सारे बच्चे डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो, उसके पीडीएफ भी लेते हो। कई सारे बच्चों की ये क्वेरी आती है कि मैम अगर हमको प्रिंट आउट लेकर के पढ़ना है तो क्या हम डेली सीए का प्रिंट आउट ले लें? आई से नो, मत लीजिए। कारण ये है कि वो A4 में एग्जैक्टली प्रिंट फ्रेंडली नहीं होता, प्लस आप रोज़ का जो पीडीएफ लोगे वो पूरे महीने का जब इकट्ठा होगा तो कैटेगरी सारी मिक्स हो चुकी होंगी। तो इट इज़ बेटर कि आप मंथली मैगजीन की तरफ मूव कर जाइए। आप डेली सीए पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, तो भी अगर आपको रिवीजन भी करना है या पूरा कंपाइलेशन पढ़ना है या प्रिंट आउट निकालना है, विच आई समहाउ डू नॉट एनकरेज, पर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा आप सीए पढ़ नहीं सकते हो ई माध्यम से, आइज़ पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है, तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो। गो फॉर दिस मैगजीन, ये आपको parchamclasses.in पे मिल जाएगी। जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो सीए का, उसमें भी ये आ जाती है। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं पता अभी तक, ये तो पूरी कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन है, कैटेगरी वाइज है, अलग अलग न्यूज़ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से विथ स्टैटिक इन्फो। और यहाँ पे जिन बच्चों को एमसीक्यू से पढ़ना अच्छा लगता है, उनको वो पैटर्न अच्छा लगता है, या कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने के बाद रिविजन चाहिए, तो ये सवाल ई बुक हम लेकर के आते हैं। हर महीने के 150 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज करंट अफेयर के विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलते हैं। तो आप इसको रिविजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको तैयारी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऑफकोर्स मतलब काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। इसका एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको ऐप पे मिलेगा, इंडिविजुअल जो महीने की पीडीएफ्स हैं वो वेबसाइट पे मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नो स्मोकिंग डे। जो मार्च महीना होता है उसका जो सेकेंड वेंसडे होता है उसको मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। इस बार वो कब पड़ रहा है? 13 मार्च, यानी आज के दिन पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये डेट स्पेसिफिक नहीं है, तारीख के हिसाब से नहीं मनाया जाता, इसलिए आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेकेंड वेंसडे ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है नो स्मोकिंग डे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? नो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ध्यान रखने जैसा है बस। ठीक है, चलिए अगली खबर, अभी स्टेट कैटेगरी ही कंटिन्यू कर लेते हैं, उसमें अपॉइंटमेंट ले आते हैं। ठीक है, सो ये स्टेट अपॉइंटमेंट की न्यूज़ है। जो भी एमपी वाले बच्चे होंगे इनके लिए काम की है। सेंट्रल लेवल पे ऐसे सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह सोन इन एज न्यू लोकायुक्त ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त बन गए हैं कौन? सत्येंद्र कुमार सिंह। सेंटर लेवल पे लोकपाल होता है, ये ओम्बड्समैन होता है, यानी कि जो सरकारी अफसर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनके खिलाफ अगर करप्शन के चार्जेस लगते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? सेंटर लेवल पे, देश के लेवल पे लोकपाल करता है, स्टेट के लेवल पे लोकायुक्त करता है। तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त अभी नियुक्त किए गए हैं और उनका नाम क्या है? सत्येंद्र कुमार सिंह। तो इनके नाम में ही सत्य है, तो सत्य का पता लगाएंगे ये। तो ये मध्य प्रदेश के एंगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए फिर हम आते हैं साइंस टेक डिफेंस वाला जो सेक्शन होता है, तो डिफेंस की बात करते हैं। भारत शक्ति वॉर गेम पोखरण के अंदर कंडक्ट किए गए। भारत शक्ति, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, ये ट्राई सर्विसेज जो हैं हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन्होंने मिलकर के किए हैं कंडक्ट भारत शक्ति। भारत में जो शक्ति है तीनों सर्विसेज में वो दिखाई गई। पोखरण रेंज कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। 12 मार्च को ये वॉर गेम्स कंडक्ट किए गए। पीएम मोदी जी ने भी शिरकत की ऑब्जर्व करने के लिए। और हमारी जो इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनको ट्राई सर्विसेज ने फायर, लाइव फायर और मनोवर एक्सरसाइजेज, विस्फोट वगैरह किए गए। मनोवर यानी इधर उधर घूम के सारे दिखाए गए एयरफोर्स के प्लेन्स वगैरह ने। सो ये सारी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। ठीक है, पोखरण वही है जहां हमारा पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था। राइट, चलिए
देन न्यूज आ रही है, साहित्य अकादमी ऑर्गेनाइजेस साहित्योत्सव टू कॉमेमोरेट 70 years जर्नी। साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी के 70 साल की जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए साहित्योत्सव की शुरुआत की गई और ये 11 से 16 मार्च तक चलेगा, 11 to 16 ऑफ मार्च। तो ये स्टार्ट हो चुका है। किसने इनॉग्रेट किया? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल जी ने दिल्ली के अंदर इसको स्टार्ट किया है। और साहित्य अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स इन इंडिया भी इसको कहा जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल साहित्योत्सव ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफी सारे राइटर्स और स्कॉलर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देन इंडिया नाउ स्टैंड्स एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स। एक टाइम था, आज से करीब अगर हम एक दशक यानी डेकेड की बात करें, तो हम जहां काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे थे, वहीं अब हम सेल्फ सफिशिएंट बन चुके हैं। अब अपने जितने भी मोबाइल्स हम खुद बना रहे हैं, बहुत 3% कुछ है जो हम इंपोर्ट करते हैं, अदरवाइज वी आर सेल्फ सफिशिएंट। सो इंडिया नाउ स्टैंड्स एज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फ़ोन। टॉप पे कौन है आप बताओगे? बहुत ऑब्वियस सा आंसर है, बताओ चलो। सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फ़ोन कौन है वो आप मुझे बताओ। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है। 2014 से 2024 को अगर कंपेयर करें, ठीक है, और यही डेटा क्यों लिया जाता है मैंने आपको बताया था जब भी सरकार पावर में आती है, जैसे अभी जो सरकार है वो पावर में कब आई? 2014 के अंदर आई, तो वहां से अभी तक का डेटा लिया जाएगा, यूजुअली ये बताने के लिए कि हमारे कार्यकाल में कितनी वृद्धि हुई है, विच इज़ नॉट रॉन्ग ऑल्सो, राइट। और हर सरकार करती है, ठीक है। चलिए, हमको क्या करना है? हमको डेटा पे ध्यान देना है, बिकॉज एग्जामिनर पूछेगा तो ये डेटा पूछ सकता है। तो 78% इंपोर्ट डिपेंडेंट थे हम 2014 में, 78% हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। 2024 की बात करें तो 97% हम खुद बना रहे हैं, 3% ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सैमसंग ने अपनी यूनिट प्लांट लगा लिया था यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद बहुत बूस्ट मिला है। सो ओनली 3% आर बीइंग इंपोर्टेड नाउ। नियरली 20 लाख करोड़ रुपीज का जो हमारा मोबाइल फोन प्रोडक्शन है वो इतना टच कर गया, अनप्रेसिडेंटेड है, यानी इतना ज़्यादा ग्रोथ पहले कभी मोबाइल सेक्टर प्रोडक्शन में नहीं देखा गया। गॉट इट? चलो, WCD विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, जिसको कौन लीड कर रही हैं बताएंगे आप? ऑब्वियस है, छोड़ दो स्मृति जुबिन ईरानी। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी 3 साल से 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन से रिलेटेड करिकुलम वगैरह रिलीज किया गया है। और उससे भी पहले के एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनके स्टिम्युलेशन के लिए भी एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। आंगनवाड़ी जो होती हैं वहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर के और प्री प्राइमरी बोलेंगे हम उसको, हाँ, प्री प्राइमरी तक के बच्चे रहते हैं, राइट। तो उनको आप कैसे पढ़ाओगे, उनको कैसे हैंडल करोगे ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, ऑल फेसेटेड डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने नेशनल करिकुलम लॉन्च किया है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का फॉर 3 to 6 years वाले एज ग्रुप के बच्चे, और नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिम्युलेशन कि उन बच्चों से आप कैसी एक्टिविटीज कराओ, किस तरह की बातें करो ताकि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट हो। वाई? बिकॉज 6 साल की उम्र से पहले 85% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है। हाँ, तो अब हमारा तो ब्रेन डेवलप ही नहीं हो रहा, नहीं, हमारे ना नए न्यूरॉन कनेक्ट होते रहते हैं, पर मेजर ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो 6 years की एज से पहले हो जाता है, ऐसा साइंस और रिसर्च बताती है, ठीक है। चलो, शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया अगर साथ में लिखें तो शेरनी। तो ये जो शेरनी नेटवर्क है, जो शेरनी प्लेटफॉर्म है, किसने लॉन्च किया है? UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लॉन्च किया है, ताकि जितनी भी साइंस की फील्ड से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे आ सकें, अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकें, नॉलेज शेयरिंग कर सकें, कम्युनिटी कोलैबोरेशन बना सकें और मिल करके ग्रो कर सकें। सो ये UGC की एक पहल है। UGC इंट्रोड्यूसेस शेरनी हेल्पिंग फीमेल साइंटिस्ट एंड फैकल्टी कनेक्ट, ताकि ये लोग कनेक्ट कर सकें एक दूसरे से। शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया UGC की इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर की ये पहल है, लार्ज ऑनलाइन कम्युनिटी फॉर विमेन है, जिसका पर्पस मैंने आपको बता दिया। UGC के चेयरमैन कौन है अभी? M जगदीश कुमार जी हैं। अगली न्यूज देख लेते हैं। ITU WTSA नई दिल्ली के अंदर अक्टूबर में कंडक्ट किया जाएगा। क्या है ये? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन
स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, यानी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, पॉलिसी गाइडलाइंस हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये पूरी एक असेंबली या पूरा एक कॉन्फ्रेंस बोल दीजिए, ग्रुप हो बोल दीजिए, मीटिंग बोल दीजिए, वो कंडक्ट की जाएगी दिल्ली के अंदर अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और इसको टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU जो है उसका TSB इसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब आप मुझे बता दीजिए ITU के हेड का नाम, और मैं आपसे क्या पूछूं, इसके हेडक्वार्टर भी बता दीजिए कहां पर है। ठीक है, ये दो चीजें आप मुझे, ITU दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है, इसके कॉन्टेक्स्ट में दोनों चीजें आप मुझे बताओगे। ठीक है जी, चलिए अगली खबर। अब हम थोड़ा इंटरनेशनल रुख ले लेते हैं। पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बिकॉज हमें तो इंटरनेशनल रिलेशन में उनसे डील करना पड़ता है। सो इशाक डार है वैसे तो, इशाक डार अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर। इशाक डार, इश्क भी इनके नाम में, डर भी इनके नाम में, बड़ा बड़ा डरा हुआ सा इश्क है ना, इशाक डार। प्राइम मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? शहबाज शरीफ हैं। प्रेसिडेंट कौन है? आसिफ अली जरदारी जी हैं। ओके, देन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्रिट्जकर प्राइज, नॉट पुलित्जर, प्रिट्जकर प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है? आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाने वाला वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स या ऑनर माना जाता है प्रिट्जकर प्राइज। और 2024 के लिए रिकेन यामामोतो जी को ये अवार्ड दिया जा रहा है। रिकेन यामामोतो जापान के हैं, इनको डिक्लेयर किया गया है विनर ऑफ 2024 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। ओके, पुलित्जर इज डिफरेंट, ये प्रिट्जकर है, ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द आर्किटेक्चर्स टॉप ऑनर है ये, और यामामोतो जी 53rd प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज विनर बनेंगे। कहां से हैं? जापान से। रिकेन यामामोतो, हालोमोटो प्रिट्जकर प्राइज, राइट। तो आपने आर्किटेक्चरल की कोई बिल्डिंग बनाई है और उस पर पूरा मोटो की डिजाइन कर दी है, ऐसा कुछ करके आप याद बहुत इजीली कर सकते हैं। अगली खबर आ रही है मॉरिशस से, जहां प्रेसिडेंट साहिबा को मॉरिशस डे के सेलिब्रेशन में एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। फिर इनको कॉन्फर किया गया ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर, डॉक्टरेट डिग्री होती है, PhD जो होती है वो ऑनररी दी गई सिविल लॉ ऑन प्रेसिडेंट के फील्ड के अंदर। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जी was conferred with honorary degree of doctor of civil law, doctor of civil law, यानी सिविल लॉ के केस में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, इस तरह की एक डिग्री इनको दी गई। 12th of March मॉरिशस डे आता है। एंड 6th इंडियन प्रेसिडेंट हैं ये, जिन्होंने नेशनल मॉरिशन डे जो है वो अटेंड किया सिंस 2000 एज चीफ गेस्ट। अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ, जिसमें इंडिया ओवरऑल मेडल टैली में 2nd नंबर पे आया आफ्टर रशिया, और टोटल हमने 5 गोल्ड मेडल्स हासिल किए, रशिया 8 लेकर के टॉप पे रहा। सो टीम इंडिया क्लिंच्ड 26 मेडल्स ओवरऑल, जिसके अंदर 5 गोल्ड मेडल शामिल थे, और यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर हम 2nd पोजीशन पे रैंक किए। टॉप किसने किया? रशिया ने विथ 8 गोल्ड मेडल्स। और ये कहाँ हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप? ये हुआ मॉन्टेनेग्रो के अंदर, मॉन्टेनेग्रो, राइट। और यहाँ निकिता चंद जो हैं वो बेस्ट बॉक्सर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर की गई, और ये गोल्ड भी लेकर के इंडिविजुअल कैटेगरी में निकिता चंद। ठीक है, सो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप मॉन्टेनेग्रो, इंडिया स्टूड 2nd, राइट। चलिए, इंडिया क्लेम्स टॉप स्पॉट इन ICC टेस्ट रैंकिंग्स, नाउ वर्ल्ड नंबर 1 इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। सो ODI की बात करें, आप टेस्ट की बात करें, T20 इंटरनेशनल की बात करें, तीनों पे अभी टॉप टीम कौन सी है? इंडिया ही है, राइट। सो टेस्ट रैंकिंग में भी हमने टॉप कर लिया है। बस यही खबर है, और कुछ है ही नहीं। चलो आगे। फिर हम बात करें ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ की। सो हर महीने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अनाउंस किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, जैसे बैंकिंग एग्जाम्स हो गए, उनमें ये पूछ लिया जाता है। बाकी जो एग्जाम साल भर बाद होते हैं, उनमें प्लेयर ऑफ द मंथ पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज हर महीने ये नाम वैसे ही चेंज हो जाता है। फिर भी फॉर जस्ट 1 ग्लिम्स एक बार देख लीजिए। बैंकिंग वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और बैंकिंग वाले बच्चे अभी तक पूछते रहते हो, मैं हर बार बताती हूँ, आपके लिए बैंकिंग करंट अफेयर का अलग से भी एक सेशन होता है, ये भी पढ़ो, और बैंकिंग CA भी पढ़ लो। एवरी संडे 7 PM कंडक्ट करवाया जाता है। आपके लिए बैंकिंग की अवेयरनेस क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, बैंकिंग अवेयरनेस, हफ्ते में 2 दिन। सो प्लीज गो थ्रू द प्लेलिस्ट, यू विल गेट टू नो।
यशस्वी जायसवाल भारत के जो हैं, यशस्वी जायसवाल इंडियन ओपनर हैं, इनको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है फरवरी के लिए। एंड सदरलैंड ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हैं एनाबेल सदरलैंड, इनको फीमेल कैटेगरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल फॉर फरवरी दिया गया है। सो यशस्वी जायसवाल फ्रॉम इंडिया। FIH वर्ल्ड रैंकिंग्स यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की वर्ल्ड रैंकिंग की अगर हम बात करें और इसी से रिलेटेड ओलंपिक क्वालिफायर्स की बात करें, तो क्या हमारी दोनों हॉकी टीम्स क्वालिफाई कर गई हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए? भाई हमारी जो मेंस टीम थी वो ऑलरेडी क्वालिफाई की हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने एशियन गोल्ड मेडल जीता था लास्ट ईयर, तो अच्छे प्रदर्शन के चलते हम सीधे क्वालिफाई कर गए थे। हमारी जो विमेन टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। ठीक है, तो मेन खबर तो यही है। इंडियन मेंस टीम 4th रैंक पे स्लिप हो गई है, पहले 3rd पे थी या 4th पे आ गई, और जो विमेन टीम है हमारी 9th रैंक पे है, और ये पेरिस के लिए क्वालिफाई नहीं की है, ये ऑलरेडी क्वालिफाइड थी, इनको मैच खेलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। सो ये आज की सारी खबर पूरी हो चुकी है, समझ में आ गई सारी खबरें, ऑल क्लियर। चलो रिवीजन क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बताइए, What is India's current rank in terms of global mobile phone production at the end of decade 2014-2024? 2014 से 24 की अगर हम बात करें तो इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल मोबाइल फोन प्रोडक्शन में पूरी दुनिया भर में? कौन से नंबर पे हम आते हैं मोबाइल प्रोड्यूस करने पे, मैन्युफैक्चर करने पे? 2nd नंबर पे आते हैं। फर्स्ट देश का नाम आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। Who launched शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया? ये जो शेरनी है ये किसने लॉन्च किया? कौन सी बॉडी है जिसने लॉन्च किया? कौन सा इंस्टीट्यूशन है? आंसर क्या होगा? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने लॉन्च किया है, UGC। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी वॉज ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च्ड बाय द पुलिस? पुलिस ने कामधेनु ऑपरेशन कहाँ लॉन्च किया? कैटल की जो इधर से उधर ट्रैफिकिंग होती है उसको चेक करने के लिए। आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, Who has been awarded ICC Men's Player of the Month for February 2024? February 2024 ICC Player of the Month Men कैटेगरी में किसको मिला है? इंडिया से यशस्वी जायसवाल को मिला है। ठीक है जी, प्रीवियस डे के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Which scheduled caste community's representation is specifically emphasized in reconstituted National Commission for Scheduled Caste? मैं समझा देती हूँ। National Commission for Scheduled Caste कल हमने देखा था कि वापस से गठित की गई है। इसके चेयरमैन कौन बने हैं भाई? जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में। NCSC के नए चेयरमैन का नाम आप लिखेंगे तो उस NCSC में जो अभी रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है, एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी जिसका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया था कि एक मेंबर तो इस कम्युनिटी का होना ही होना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी, मतलब मेजॉरिटी में शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी थी। कौन सी कम्युनिटी है? मादिगा। ओके, नेक्स्ट आइए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन गोल्डन लंगूर। देखे थे हमने इंडियन गोल्डन लंगूर, सुग्रीव जी से भी इनका रिश्ता देखा था थोड़ा। चलिए, उनके बारे में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। देर आर एस्टिमेटेड 7396 गोल्डन लंगूर्स इन इंडिया। असम के अंदर मानस बायोस्फीयर रिजर्व में पर्टिकुलरली स्टडी कंडक्ट की गई थी इनकी, तो क्या 7396 गोल्डन लंगूर भारत में पाए गए? बिल्कुल सही है। इनको एंडेंजर्ड करार दिया गया है IUCN की लिस्ट में, बिल्कुल, तो दोनों सही हैं, तो C विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच मूवी वॉज अवॉर्डेड बेस्ट पिक्चर एट 2024 ऑस्कर्स 2024? एज 2024 ऑस्कर्स अवार्ड्स, ऑस्कर यानी जो अकेडमी अवार्ड्स थे, इस बार 96 अकेडमी अवार्ड्स कंडक्ट किए गए थे। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? ओपेनहाइमर को मिला। पुअर थिंग से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निकला है, वन ऑफ दी अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस था। किसको मिला बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड? लिखो। और यहीं पे ना 2 नाम में और आपको ढंग से बता देती हूं, कल हमने इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया। हमने कल देखा था कि द बॉय एंड द हेरॉन बेस्ट एनिमेटेड फीचर के लिए ऑस्कर मिला है, द बॉय एंड द हेरॉन का। इसमें एनिमेशन किसने किया है ये पॉइंट रह गया। एनिमेशन किया है हायाओ मियाजाकी ने, जो कि जापान के हैं, तो एशियन है, और ये 2nd बार इनको ऑस्कर मिला है। ही इज इनटू एनिमेशंस। ओके, और ऐसा कहा जा रहा है कि इनका आखिरी एनिमेशन शायद होगा। ही इज क्लोज टू 80 और ऑलमोस्ट 80 ईयर्स ओल्ड नाउ। देखो, लेट्स सी इफ ही प्रोड्यूसेस मोर वर्क। तो हायाओ मियाजाकी जो कि जापान के हैं, उनको ये 2nd ऑस्कर मिला है। इससे पहले इन्होंने 2003 में स्पिरिटेड अवे के लिए भी ऑस्कर जीता था, एनिमेटर है। और ऑस्कर सेरेमनी में ना ट्रिब्यूट दिए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लोग फिल्म जगत से रिलेटेड होते हैं और जो नहीं रहे तो उनकी याद में ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो लेट इंडियन आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई को भी
ट्रिब्यूट दिया गया, ऑनर किया गया मेमोरियम सेक्शन के दौरान। और इन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स साथ में बनाई हैं, संजय लीला भंसाली के साथ में भी बनाई हैं, वेरी मेनी। और लास्ट ईयर इन्होंने कहा जाता है कि सुसाइड कर लिया था, उस वजह से इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये 2 नाम आपको और ध्यान रखने हैं। आगे चलिए, हु इज न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया? पैरा ओलंपिक यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट के तौर पे, अध्यक्ष के तौर पे किसको लाया गया है? देवेंद्र झाझरिया जी को। 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल इन्होंने देश के लिए जीता। और ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। हु हैज बीन अनाउंस्ड एज 2024 लॉरिएट ऑफ प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 के लिए किसका नाम अनाउंस किया गया है? और जाने से पहले एक छोटी सी ऐसी बात जो शायद आपके साथ थ्रू आउट द डे रह जाए और थोड़ा सा आपके आउटलुक में कुछ इंप्रूवमेंट ले आए। सो मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई या इम्प्लीमेंट करने लायक हूँ। जो मुझे लगता है मेरे बस की नहीं है, अभी मैं ही इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, वो मैं आप तक नहीं पहुँचाती हूँ। बिकॉज वो गांधी जी का एक किस्सा याद है कि किसी बच्चे को मम्मी लेकर के आई तो गांधी जी इसको बोल दीजिए ना ये गुड़ खाना छोड़े, बहुत गुड़ खाता है, दांत खराब हो जाएंगे। गांधी जी ने बोला 1 महीने भर बाद आइएगा। तो महीने भर बाद आई मम्मी लेकर के बच्चे को, तो गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, अच्छी बात नहीं है। मदर हैरान कि गांधी जी ये बात तो आप 1 महीने पहले बोल देते। तो गांधी जी ने कहा कि तब मैं भी गुड़ खाया करता था, अब मैं गुड़ नहीं खाता हूँ, इसलिए अब मैं राय देने लायक हूँ। तो ये राय वही मैं दूंगी जो मैं इंप्लीमेंट कर पा रही हूँ। क्या है ये पॉइंट? यू कांट मेक अ क्लाउडी डे अ सनी डे। अगर कोई दिन ग्लूमी है, क्लाउडी मतलब ग्लूमी है, कुछ बुरा जा रहा है दिन में या जीवन में, आप उस परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते, बादलों को आप तो नहीं हटा सकते, आउट ऑफ योर कंट्रोल है। सो लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है या जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपके बिल्कुल बस में नहीं है, राइट? बट यू कैन एम्ब्रेस इट। ये वर्ड अच्छे से समझिएगा, यू कैन एम्ब्रेस इट एंड डिसाइड इट्स गोइंग टू बी अ गुड डे आफ्टर ऑल। ये सब तो ठीक है, ये एम्ब्रेस इट के लिए मैंने ये कोट आपके लिए लिया है। एम्ब्रेस यानी एक्सेप्ट करना। अगर जीवन में जो भी चल रहा है, आपने सारे प्रयास कर लिए अपनी तरफ से, जो भी आपके बस में था, सो वॉट एवर वॉज इन योर कंट्रोल अगर आपने कर लिया, फिर भी कंडीशंस आपके अगेंस्ट हैं ड्यू टू समथिंग विच इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। मैं ये नहीं कर रही हूँ कोशिश ही मत कीजिए हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, नो। जो चीज़ आपके बस में है, आपके कंट्रोल में है, आप उसमें इनपुट लगा करके चीज़ें अपने फेवर में कर सकते हो, कीजिए। पर जब कभी भी गाड़ी यहाँ आके अटक जाए कि क्लाउडी डे बन गया है, यानी अब वो आपके बस में नहीं है, तो इट इज़ बेटर टू एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट। जिस दिन जो भी कुछ आपके कंट्रोल से बाहर है उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके साथ एडजस्ट होकर जीना सीख जाओगे, नहीं। एक्सेप्टेंस आ गई मतलब वो चैप्टर आपने वहाँ क्लोज कर दिया, और जब चैप्टर क्लोज हो जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है, आप दूसरे दरवाजे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो। अगर किसी गली में डेड एंड आ गया कि इससे आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो क्या वहीं खड़े रहोगे? नहीं, मुड़ोगे और वापस कहीं और की तरफ रुख करोगे। सो कभी भी अगर लाइफ में विपरीत परिस्थितियां ऐसी आ जाएं कि आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आउट ऑफ योर कंट्रोल है, बेटर है एक्सेप्ट कर लो। ओके, दिस हैज हैपेंड, ओके आई फेल्ड, ओके दिस थिंग एंडेड, ओके ये चीज ऐसी ही होगी, अब क्या करना है? वो अब क्या करना है मतलब अब कौन से रास्ते निकलना है का दरवाजा खुल जाएगा। उसके लिए जरूरी है एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, देन ओनली यू विल बी एबल टू टर्न थिंग्स इन सम अदर एंड probably better direction. So this was today's thought. I really hope आज जो भी पढ़ाई समझ में आ गया होगा. See you tomorrow at the same time 12 in the noon. Take good care of yourself. Bye bye.